डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 11 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 ओवरव्यू सी प्लस प्लस का फोर्थ पार्ट यानी लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के तहत हम लोग जो है पढ़ेंगे कंप्यूटर का जनरेशन। कंप्यूटर के टोटल 5 जनरेशन होते हैं। पहला फर्स्ट जनरेशन कहलाता है, दूसरा सेकंड जनरेशन, तीसरा थर्ड जनरेशन, चौथा फोर्थ जनरेशन और जो आपका पांचवा जनरेशन कहलाता है वो फिफ्थ जनरेशन कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के तहत हम लोग बहुत सारे जो इन्वेंशन हुए हैं, कब हुआ है, कोई इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया है और क्या इन्वेंशन हुआ है, उस पर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पर ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन इन 1642। जैसे मान लीजिए एमसीक्यू में एक सवाल आ गया कि पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन किसने बनाया, तो आपको बताना होगा ब्लेज पास्कल ने। नाउ सेकंड पॉइंट, बैरन गॉटफ्रीड विलियम वॉन लेबनिज, ठीक है, ये व्यक्ति का नाम है, काफी लंबा नाम है, ठीक है, इन्वेंटेड द फर्स्ट कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन इन 1671। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं काफी बड़ा नाम है। इनका शॉर्ट नेम हम लोग लेबनिज, है ना, लेबनिज नाम से ज्यादा जानते हैं। इन्होंने पहला कैलकुलेटर इन्वेंट किया था, पहला कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन का काम को करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, कीबोर्ड। कीबोर्ड मशीन्स ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड 1880। कीबोर्ड का जो आविष्कार हुआ था वो अमेरिका में हुआ था 1880 में। अराउंड 1880 हर्मन हॉलरिथ केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ पंच कार्ड। कभी एमसीक्यू में का सवाल ये पूछे कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, तो आप बताएंगे किसने किया? हर्मन हॉलरिथ ने। that were extensively used as input media until late 1970। पंच कार्ड का जो यूज होता था वो इनपुट मीडिया के रूप में होता था, यानी अगर आपको डाटा इनपुट करना है तो उसके लिए 1970 के आसपास तक पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ल्स बेबेज इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर ना। बहुत ही कॉमन एमसीक्यू पूछा जाता है एग्जाम में कि फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज से संबंधित ही कुछ और भी पॉइंट्स है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ही डिजाइंड डिफरेंस इंजन। ठीक है, इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया या कह सकते हैं डिफरेंस इंजन का डिजाइन तैयार किया। अब यहाँ पर डिफरेंस इंजन अगर हम लोग यहाँ पर सोचे, ठीक है, तो ये एक कंप्यूटर ही होता था, ठीक है, जो कि कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता था। ही डिजाइंड अ फुल्ली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन इन 1842 फॉर परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन। जो हमारा बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन होता है, यानी जैसे जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, गुणा करना हो गया, भाग करना हो गया, इसके लिए इन्होंने कंप्लीटली एक ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। तो चार्ल्स बेबेज से संबंधित जो है उनके दो आविष्कार के बारे में अक्सर पूछा जाता है, पहला डिफरेंस इंजन के बारे में और दूसरा एनालिटिकल इंजन के बारे में। हिज एफर्ट्स एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल। उनके प्रयासों के कारण बहुत सारे जो है प्रिंसिपल जो है स्टैब्लिश हुए, बहुत सारे प्रिंसिपल बने और इन प्रिंसिपल के आधार पर आगे चल करके डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन तैयार हुआ। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, हिज एफर्ट्स एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल दैट आर फंडामेंटल टू द डिजाइन ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर। यानी कोई भी डिजिटल कंप्यूटर का जो डिजाइन जो तैयार हुआ है उसमें चार्ल्स बेबेज का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल जो है एस्टेब्लिश किए, बहुत सारे प्रिंसिपल स्थापित किए, जिसका इस्तेमाल मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर को
तैयार करने में किया गया। अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, हिंदी में कहें तो कंप्यूटर की पीढ़ी। कंप्यूटर का जो पहला जनरेशन है उसको माना गया है 1942 1942 से लेकर के 1955 के बीच। अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट जनरेशन में जो हार्डवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता था कंप्यूटर में, वो क्या क्या थे? तो सबसे महत्वपूर्ण जो हार्डवेयर आपका इस्तेमाल होता था वो होता था आपका वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब देखने में कैसा होता था, यहाँ पर आप बगल में डायग्राम देख सकते हैं। ये कांच का बना होता था, अंदर में बिजली के बल्ब के जैसा फिलामेंट होता था, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी, यानी मेमोरी के रूप में क्या इस्तेमाल होता था फर्स्ट जनरेशन में? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी इसका इस्तेमाल होता था। आज के जमाने में हम लोग मेमोरी के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में? रैम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में क्या इस्तेमाल होता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी। इसके अलावा कहा गया था कि पंच कार्ड जो होता था वो सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल होता था। देखिए, पंच कार्ड के बारे में अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि इनपुट, है ना, इनपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल होता था। अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल होता था। तो हाँ, ये दोनों चीज सही है, पंच कार्ड का इस्तेमाल इनपुट के लिए भी होता था, पंच कार्ड का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए भी होता था। बात करते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पर बताया गया है कि मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें तो उस फर्स्ट जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज और थोड़ा असेंबली लेवल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होता था। किसी किसी बुक में, है ना, किसी बुक में बताया गया है कि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज दोनों इस्तेमाल होता था। किसी बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा कि वहां केवल बताया गया है कि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो सभी जगह पर, अपनी जगह पर सभी चीजें सही हैं, ठीक है। आगे कहा गया है कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, ये जो चीज था ये इस्तेमाल होता था हम लोगों का फर्स्ट जनरेशन में। इसके अलावा बताया गया है कि मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, है ना, इन कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था। की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो बल्कि इन साइज, यानी साइज में बहुत बड़ा होता था, है ना, एक बड़े कमरे के बराबर होता था। हाईली अनरिलायबल, हाईली अनरिलायबल का मतलब हो गया कि ये ज्यादा जो है टिकाऊ नहीं होता था। कंप्यूटर में हमेशा कुछ ना कुछ फॉल्ट आपका आते रहता था, कुछ ना कुछ खराबी आते रहता था। लिमिटेड कमर्शियल यूज एंड कॉस्टली, इसका जो कमर्शियल यूज था, यानी इसका जो साधारण यूज था वो बहुत सीमित था, ठीक है, और ये काफी महंगा भी होता था। डिफिकल्ट कमर्शियल प्रोडक्शन, अगर हम सोचे कि उस जमाने में फर्स्ट जनरेशन में कि कंप्यूटर का ढेर सारा प्रोडक्शन हो, खूब सारा कंप्यूटर जो है प्रोड्यूस किया जाए, तो ये बड़ा मुश्किल होता था। इसके अलावा डिफिकल्ट टू यूज, इसका जो यूज था, इसका जो इस्तेमाल था वो बड़ा मुश्किल था, इतना आसान नहीं था आज के जमाने की तरह। आज हम लोग बहुत आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रेनिंग की आवश्यकता होता है, थोड़ा बहुत हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं और हम लोग कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में जो है कंप्यूटर को यूज करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता था, है ना, काफी कठिन काम होता था। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन माना गया है 1955 से 1964 के बीच में। अगर हम लोग बात करें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का तो उस जमाने में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था और सेकंड जनरेशन में किसका इस्तेमाल होता था? ट्रांजिस्टर्स का। ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन में किसका इस्तेमाल होता था, सेकंड जनरेशन में कौन से हार्डवेयर का इस्तेमाल होता था। बात करें मेमोरी का तो सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल होता था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी का इस्तेमाल होता था, और सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल होता था एज अ मेमोरी। मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल होता था डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखने के लिए। इसके अलावा जो डिस्क होते थे, है ना, डिस्क का भी इस्तेमाल होता था सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में। बात करें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का तो सेकंड जनरेशन में आपका आ चुका था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आप आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अलग होता है। और सेकंड जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था वो होता था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम।
सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का शुरुआत हो चुका था। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि हम लोग बात करें आज के डेट में, हम लोग जो है हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं सी, सी प्लस प्लस, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हाई लेवल लैंग्वेज केवल सी और सी प्लस प्लस है, और भी लैंग्वेज हुआ करते थे जैसे फॉर्ट्रैन हो गया, बेसिक हो गया। तो वो पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल होते थे सेकेंड जनरेशन में। साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन, ठीक है, यानी कंप्यूटर पर जो सॉफ्टवेयर चलता था, ठीक है, वो साइंटिफिक एप्लीकेशन होता था या फिर कमर्शियल एप्लीकेशन होता था। बात करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स की। फास्टर यानी काफी तेज, स्मॉलर यानी छोटा साइज, मोर रिलायबल ज्यादा टिकाऊ, एंड इजियर टू प्रोग्राम देन प्रीवियस जनरेशन सिस्टम, यानी प्रीवियस जनरेशन सिस्टम यानी कि फर्स्ट जनरेशन सिस्टम की तुलना में आपका सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो थोड़ा फास्ट हो गया, उसका साइज छोटा हो गया, ये ज्यादा टिकाऊ हो गया, और काम करना, प्रोग्राम करना इसमें आसान हो गया। कॉमर्शियल प्रोडक्शन वाज स्टिल डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। सेकेंड जनरेशन तक भी, है ना, सेकेंड जनरेशन तक भी कंप्यूटर का जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन था वो डिफिकल्ट था, मुश्किल भरा था और काफी कॉस्टली था। यहाँ पर आप देखिए, जो डायग्राम यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर्स का है। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल होता था कंप्यूटर के अंदर मुख्य हार्डवेयर के रूप में, है ना, ये होता था आपका ट्रांजिस्टर। नाउ हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन का जो पीरियड, जो समय माना गया है वो है 1964 से लेकर के 1975। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में इस्तेमाल होता था आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी का इस्तेमाल होता था, और आईसी में भी कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता था, एसएसआई और एमएसआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता था। अगर कोई पूछे कि थर्ड जनरेशन में क्या इस्तेमाल होता था हार्डवेयर के रूप में, मुख्य हार्डवेयर के रूप में, तो आप बताएंगे आईसी। देखिए आईसी ऐसा दिखता था, ठीक है, ये आईसी है आपका। और आईसी का कौन सा टेक्नोलॉजी, एसएसआई और एमएसआई टेक्नोलॉजी। फिर कहा गया कि जो लार्जर मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो है ये इस्तेमाल होता था हमारा थर्ड जनरेशन में, और यही मैग्नेटिक कोर मेमोरी आपका सेकंड जनरेशन में भी इस्तेमाल होता था, लेकिन वो काफी बड़ा नहीं होता था। थर्ड जनरेशन में बड़े मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल होता था। थर्ड जनरेशन में लार्जर कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स एज अ सेकेंडरी स्टोरेज इस्तेमाल होता था। आपने सेकेंड जनरेशन में भी पढ़ा था कि सेकेंड जनरेशन में भी डिस्क का इस्तेमाल होता था और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होता था सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में। अब देखिए सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, प्रीवियस क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सीरियल वाइज जो है लेक्चर्स को देखें, लेक्चर नंबर 1 देखें, समझें, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 देखें। सीरियल वाइज देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि लार्जर कैपेसिटी यानी ज्यादा कैपेसिटी वाला डिस्क इस्तेमाल होने लगा था थर्ड जनरेशन में, और लार्जर कैपेसिटी यानी ज्यादा कैपेसिटी वाला मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होता था सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में। इसके अलावा जो मिनी कंप्यूटर था, ये मिनी कंप्यूटर कब आया है आपका, थर्ड जनरेशन में। इसके अलावा बताया गया अपवर्ड कंपैटिबल फैमिली ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्यूटर उसमें कुछ सुधार करके उसको अपग्रेड किया गया और भी शक्तिशाली कंप्यूटर बनाया गया। तो ये जो चीज का जो प्रचलन था वो आपका थर्ड जनरेशन से हुआ कि आप अपने कंप्यूटर को, है ना, उसमें कुछ चेंजेस करें, और चेंजेस करके अपने सिस्टम को क्या कर दें, अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकें। आगे कहा गया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था थर्ड जनरेशन में। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कि स्टैंडर्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, सेकेंड जनरेशन में भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होता था, लेकिन वो साधारण हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते थे। थर्ड जनरेशन में जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होने लगा वो स्टैंडर्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते थे। इसके अलावा कहा गया है अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर। पहले क्या होता था सेकेंड जनरेशन तक कि एक ही कंपनी होती थी, ठीक है, एक ही कंपनी होती थी जो कि हार्डवेयर बनाती थी, ठीक है, और उस हार्डवेयर के लिए जो सॉफ्टवेयर भी जो बनाती थी वो वही कंपनी बनाती थी। यानी जिससे आप हार्डवेयर खरीद रहे हैं जिस कंपनी से, उसी से आपको क्या लेना पड़ता था, उसी से आपको सॉफ्टवेयर भी लेना पड़ता था। लेकिन थर्ड जनरेशन के आते 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 क्या हुआ
कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अलग हो गया और हार्डवेयर इंडस्ट्री अलग हो गया। ठीक है, हम केवल हार्डवेयर किसी और से ले सकते थे, किसी और कंपनी से ले सकते थे, और सॉफ्टवेयर हम किसी और कंपनी से ले सकते थे। की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो जैसे जैसे कंप्यूटर का जो पीढ़ी है वो बढ़ता गया, वैसे वैसे कंप्यूटर फास्ट होता चला गया। तो फास्ट भी होते चले गए, उसका साइज और छोटा होता चला गया कंप्यूटर का। मोर रिलायबल, और ज्यादा जो है वो टिकाऊ हो गया आपका कंप्यूटर। इजियर एंड चीपर टू प्रोड्यूस, अब कंप्यूटर को प्रोड्यूस करना आसान और सस्ता दोनों हो गया। कॉमर्शियली easier to use and easier to upgrade than previous generation system, यानी कॉमर्शियली, है ना, इसको यूज करना आसान हो गया। इन कंप्यूटर्स को आप आसानी से अपग्रेड भी कर सकते थे। साइंटिफिक, कॉमर्शियल एंड इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी थर्ड जनरेशन तक आपका जो कंप्यूटर है उस पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका था, और साइंटिफिक और कमर्शियल दोनों पर्पस के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था। बात करते हैं अब हम लोग फोर्थ जनरेशन की। कंप्यूटर का जो चौथा पीढ़ी माना गया है वो 1975 से 1989 माना गया है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में आईसी ही इस्तेमाल होता था, लेकिन इसका टेक्नोलॉजी बदल गया था। अब टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होता था आईसी का वो था आपका वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है, ये जो आईसी है ना, इसी को ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते थे। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि जो प्रोसेसर लगता था आपके कंप्यूटर में उसका साइज काफी छोटा हो गया, इसलिए उसका नाम दिया गया माइक्रो प्रोसेसर। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल होने लगा हमारा फोर्थ जनरेशन में। लार्जर कैपेसिटी हार्ड डिस्क, यानी ज्यादा कैपेसिटी वाला, ज्यादा क्षमता वाला जो है आपका हार्ड डिस्क इस्तेमाल होता था। किस रूप में? तो इनबिल्ट सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में, यानी आपके कंप्यूटर में पहले से लगा दिया जाता था ज्यादा कैपेसिटी वाला हार्ड डिस्क, और इस्तेमाल होता था किस रूप में? सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में, यानी जिसमें आप अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते थे लंबे समय के लिए। मैग्नेटिक टेप्स एंड फ्लॉपी डिस्क आज पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया। पोर्टेबल का मतलब होता है वैसा चीज जिसमें डेटा को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे आज के डेट में आप पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं या चिप इस्तेमाल करते हैं, तो फोर्थ जनरेशन में पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया के रूप में क्या इस्तेमाल होता था? मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल होता था और फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होता था, जैसा कि आज के डेट में हम पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर आ चुका था आपका फोर्थ जनरेशन में। सुपर कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन पैरेलल वेक्टर प्रोसेसिंग एंड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे सुपर कंप्यूटर आ चुके थे जो किस पर आधारित था? पैरेलल वेक्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी है ना। इसका डिटेल जो है वो आने वाले जो आप हायर जब क्लासेस में जाएंगे, है ना, वहां पर आपको पढ़ने को जानने को मिलेगा। तो सुपर कंप्यूटर किस पे आधारित? तो पैरेलल वेक्टर प्रोसेसिंग पे आधारित और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पे आधारित आपका सुपर कंप्यूटर आ चुका था आपका फोर्थ जनरेशन में। स्प्रेड ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देना किसी माध्यम से, और एक कंप्यूटर से डेटा को ट्रांसफर करना दूसरे कंप्यूटर में, जैसे कि हमारा आज का समय में इंटरनेट। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क, हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क आ चुका था फोर्थ जनरेशन में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका पहले से ही चल रहा था। फोर्थ जनरेशन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था? फॉर पीसीज, यानी पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था विथ जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ग्राफिक्स आ चुका था, है ना, एंड मल्टीपल विंडो ऑन अ सिंगल टर्मिनल स्क्रीन, यानी आपके मॉनिटर पर, है ना, सिंगल टर्मिनल स्क्रीन का मतलब आपके मॉनिटर पर आप मल्टीपल विंडो, है ना, एक से ज्यादा विंडो जो है आप खुला रख सकते थे। इसके अलावा मल्टी प्रोसेसिंग ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम
विथ कंकरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये चीज आपका आ चुका था फोर्थ जनरेशन में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था विथ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग ये भी आपका आ चुका था फोर्थ जनरेशन में। पीसी तो खैर आ ही चुका था। नेटवर्क बेस्ड एंड सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, नेटवर्क पर आधारित और सुपर कंप्यूटिंग पर आधारित एप्लीकेशंस आ चुके थे फोर्थ जनरेशन में। की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो कंप्यूटर का साइज और भी स्मॉल हो गया। एफोर्डेबल मतलब हो गया कि आम जनता भी अब इसको खरीद पाने में सक्षम हो गया। रिलायबल मतलब ज्यादा टिकाऊ हो गया। एंड इजी टू यूज पीसी, और आसानी से यूज किया जाने वाला पर्सनल कंप्यूटर हमारा आ चुका था फोर्थ जनरेशन में। मोर पावरफुल एंड रिलायबल मेन फ्रेम सिस्टम, यानी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा रिलायबल मेन फ्रेम सिस्टम आ चुके थे। मेन फ्रेम सिस्टम क्या होता है? मेन फ्रेम जो होता है वो कंप्यूटर का एक प्रकार होता है, जो कि हम अभी आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन फ्रेम सिस्टम्स आ चुका था। एंड सुपर कंप्यूटर भी आपका आ चुका था। सुपर कंप्यूटर भी कंप्यूटर का क्या होता है? एक प्रकार होता है। सबसे सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर अगर माना गया है तो वो आपका सुपर कंप्यूटर है। टोटली जनरल पर्पस मशीन्स, यानी फोर्थ जनरेशन में जो आपका कंप्यूटर आ गया वो कैसा कंप्यूटर था? कंप्लीटली जनरल पर्पस मशीन था, यानी साधारण यूज के लिए, यानी साधारण से साधारण काम को करने वाला कंप्यूटर आपका आ चुका था। इजियर टू प्रोड्यूस कमर्शियली, यानी इसका जो कंप्यूटर का जो उत्पादन था, है ना, कि आप लार्ज अमाउंट में, है ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंप्यूटर प्रोड्यूस कर सके, ये आसान हो गया। इजियर टू अपग्रेड, अब आप अपने कंप्यूटर को आसानी से अपग्रेड कर सकते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसमें कम मेमोरी लगा हुआ है तो आप ज्यादा मेमोरी उसमें लगा सकते थे। इसके अलावा रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल, यानी बहुत तेजी से जो सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट है ना, ये पॉसिबल हो सका हमारा फोर्थ जनरेशन से। ना बात करते हैं हम लोग अब फिफ्थ जनरेशन की। तो 1989 से लेकर अब तक का जो समय कहा गया है वो कहा गया है कंप्यूटर का पांचवी पीढ़ी को। क्या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता था? तो अब भी आईसी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका टेक्नोलॉजी अब बदल चुका है। वो है आपका यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्जर कैपेसिटी मेन मेमोरी, है ना, यानी फिफ्थ जनरेशन में जो आपका मेन मेमोरी इस्तेमाल होता है वो ज्यादा कैपेसिटी इस्तेमाल होता है। हार्ड डिस्क विथ रेड सपोर्ट, हार्ड डिस्क इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका एक टेक्नोलॉजी बताया गया है कि रेड, है ना, इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाला। ऑप्टिकल डिस्क एज पोर्टेबल रीड ओनली स्टोरेज मीडिया। ऑप्टिकल डिस्क हम लोग सीडी और डीवीडी को बोलते हैं। ठीक है, तो सीडी डीवीडी जो है एक पोर्टेबल मीडिया हो गया था, और ये रीड ओनली स्टोरेज मीडिया था, यानी सीडी डीवीडी में जो कुछ भी है उसको आप केवल रीड कर सकते थे। नोटबुक्स, ठीक है, नोटबुक आप इसे एक लैपटॉप की तरह समझ सकते हैं ना, लैपटॉप से भी छोटा नोटबुक आ चुका था आपका, या आ चुका है इस जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में। पावरफुल डेस्कटॉप पीसी, यानी आप जो डेस्कटॉप पीसी है वो ज्यादा पावरफुल हो गया है। एंड वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन क्या है? वर्क स्टेशन भी एक कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, इसके बारे में आप जब आप क्लास 12 में नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो वहां पर वर्क स्टेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। पावरफुल सर्वर सुपर कंप्यूटर्स, यानी शक्तिशाली सर्वर और सुपर कंप्यूटर आ चुके थे फिफ्थ जनरेशन में। इसके अलावा इंटरनेट आ चुका है आपका फिफ्थ जनरेशन में, यानी इंटरनेट आपका फिफ्थ जनरेशन में आ चुका था। इसके अलावा क्लस्टर कंप्यूटिंग अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आपका फिफ्थ जनरेशन का हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की। तो माइक्रो कर्नल बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये इस खास तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है माइक्रो कर्नल बेस्ड या मल्टी थ्रेडिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी जो चीजें हैं कुछ चीजें रटने जैसी हैं। इन चीजों को समझने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ जाएगा। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे तब इन टर्म्स को समझ पाएंगे। पैरेलल प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज लाइक एमपीआई एंड पीवीएम,
ये चीजें भी अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो ये भी रटने वाला सा चीज है। जावा प्रोग्रामिंग आपका जो है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आ चुका था 5th जनरेशन में। वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, जिसे आप ट्रिपल डब्ल्यू जानते हैं, ये 5th जनरेशन में आया। मल्टीमीडिया और इंटरनेट एप्लीकेशन, है ना, इंटरनेट पे चलने वाला एप्लीकेशन, ये आपका 5th जनरेशन में आया। मोर कॉम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, ठीक है, कुछ सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन थे जो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के जो कैलकुलेशन थे उसको करने में सक्षम थे, ये आपका आया 5th जनरेशन में। यानी ऐसे एप्लीकेशंस, है ना, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कॉम्प्लेक्स जो है कंप्यूटिंग कर सकने में सक्षम थे। बात करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स की। पोर्टेबल कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया। ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर हो गया, ज्यादा सस्ता कंप्यूटर हो गया, ज्यादा रिलायबल हो गया। और इजियर टू यूज डेस्कटॉप मशीन, यानी आसानी से यूज करने वाला डेस्कटॉप मशीन आ चुका था। पावरफुल सुपर कंप्यूटर आ चुके थे। देखिए यहाँ पर सुपर कंप्यूटर तो इससे प्रीवियस जो आपका जनरेशन था उसमें भी था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, जैसे जैसे हमारा जनरेशन बढ़ता गया, हर चीज ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होता चला गया, जैसे कि हमारा सुपर कंप्यूटर भी पावरफुल होता चला गया। हाई अप टाइम ड्यू टू हॉट प्लगेबल कंपोनेंट। यहाँ पर कहने का सीधा सा अर्थ ये है, पहले क्या होता था कि अगर आप हार्डवेयर को कंप्यूटर से जोड़ते थे तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था। अब ऐसे हार्डवेयर हो गए हैं जिसको सीधे आप कंप्यूटर के साथ अटैच कीजिए, है ना। जैसे कि हम प्रिंटर के बारे में, सॉरी प्रिंटर नहीं, जैसे हम कीबोर्ड के बारे में बात करें या मॉनिटर के बारे में बात करें, तो पहले अगर आप कीबोर्ड भी जोड़ते थे और माउस भी जोड़ते थे तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था। आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में प्लग एंड प्ले है, मतलब कीबोर्ड जोड़िए, कीबोर्ड आपका काम करना शुरू कर देगा। माउस को जोड़िए तो आपका माउस काम करना शुरू कर देगा। आगे बताया गया है टोटली जनरल पर्पस मशीन, यानी आज के समय में जितने भी कंप्यूटर है वो सारे जनरल पर्पस मशीन है। आप कोई भी साधारण से साधारण काम इन कंप्यूटर्स पर कर सकते हैं। इजियर टू प्रोड्यूस कमर्शियली, इजियर टू अपग्रेड। कॉमर्शियली इसका उत्पादन आसान हो गया है और इन कंप्यूटर्स को अपग्रेड करना भी आसान हो गया है। इसके अलावा रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल, यानी अब आप सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट काफी तेजी से कर सकते हैं। हालांकि ये फीचर आपका 4th जनरेशन में भी था। तो ये था आज हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अलावा हमने पढ़ा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज का जो सारा टॉपिक था काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका थ्योरी क्वेश्चंस भी एग्जाम में आता है और कभी कभी इससे एमसीक्यू बना करके भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और नए कुछ टॉपिक्स को जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।